नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर वही 14 है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात कर रहे थे, जिसे हम शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं। उसका हम काफ़ी पार्ट पढ़ चुके थे, दैट मीन्स हम 4.5 तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे समतल, प्लेन किसे कहते हैं, समतल की परिभाषा भी मैंने आपको बताई। उसके बाद आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे समतल के अंतःखंड रूप की। अंतःखंड रूप से मीनिंग क्या होता है कि जब कोई समतल तीनों अक्षों OX, OY और OZ पर A, B और C लंबाई के अंतःखंड काटता है तो उसका समीकरण क्या होता है। अब अंतःखंड काटने से क्या तात्पर्य, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। ये OX है, ये OY है और ये OZ है। एक समतल इस प्रकार से है। समतल के 3 बिंदु मैं यहाँ पर A, B और C लिखता हूं। A के निर्देशांक है यहाँ पर A, 0, 0, यानी यहाँ पर X अक्ष पर या OX पर कोई बिंदु होता है तो उसका X कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, बट Y और Z 0 होंगे। ऐसे ही OY एक्सिस पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके लिए Y कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो कुछ होगा, बट X और Z 0 होंगे। और दैट्स लाइक OZ पर कोई यदि बिंदु रहता है तो उसके लिए X और Y तो 0 होते हैं, और जो Z है वो कुछ ना कुछ जरूर से होता है। बिंदु कहाँ स्थित है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट A लिया, A, 0, 0 और दूसरा बिंदु B है वो 0, B 0 और थर्ड पॉइंट है वो C है, उसे मैंने लिया है 0, 0, C के रूप में इसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। स्टूडेंट्स जरा देखेंगे आप यहाँ इसको यदि आप ABC यहाँ पर मैच हो रहे हैं तो दूसरा नामकरण भी कर सकते हैं, इसे PQR भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या स्थिति बन रही है। हमने एक समतल का समीकरण पढ़ा था और वो था स्टूडेंट्स AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर C। ये समतल का हमने व्यापक समीकरण पढ़ा था। स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ बात करूंगा, डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव बुक में लिखा हुआ, आराम से उसे देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा है लिखने से कोई ये नहीं हो रहा कि ज्यादा समझ में आएगा। आपको देखना है कि कौन से पॉइंट किस प्रकार से यहाँ डिनोट है, और आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए जरा कि यहाँ पर जो OP डिस्टेंस है, जो OP दूरी है वो A के बराबर है, और तब जो P पॉइंट है वो बन रहा है A, 0 और 0। ऐसे ही जो OQ डिस्टेंस है वो B के बराबर है, तब Q पॉइंट बन रहा है 0, B और 0। ओके, और जो हमारे पास में R जो डिस्टेंस है वो C के इक्वल है, इसलिए जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0, 0, C। इतनी बात समझ में आ गई। एक समतल का समीकरण AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 होता है यदि कोई बिंदु समतल पर स्थित है तो वह उस बिंदु के निर्देशांक उस समतल के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। दैट मीन्स यदि एक पॉइंट इसकी R की बात करूं तो R के निर्देशांक यानी समतल में X का मान 0, Y का मान 0 और Z का मान C रखने पर LHS बराबर RHS रहना चाहिए। यदि कोई बिंदु समतल पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक उस समतल के समीकरण को 100% संतुष्ट करेंगे। आइए यहां बात करते हैं हम। तो देखिए आप यहां लिख देंगे कि तीनों बिंदु समतल पर स्थित है तो क्या होगा, तो ये होगा, देखिए कि तो यहां देखना है हमें कि
अपन पॉइंट P की बात करें पहले, तो P है a,0,0 तब क्या बनेगा, a का गुणांक कुछ है, ठीक है, x का वैल्यू लिख दिया मैंने a, और दोनों हो गया b.0 प्लस c.0 प्लस b इक्वल 0। यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ स्मॉल a की, वो देखें आप गुणांक के रूप में एक्स वाई जेड के रूप में देखें इसको क्या वैल्यू बन रही है, कि यहाँ पर जो कैपिटल A की जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू आ रही है -d/a। कैपिटल A की वैल्यू, ये दोनों जीरो हो गए, d उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, d/a होगी। फिर इसी तरह पॉइंट Q की बात करें तो Q है हमारे पास 0 और B और 0, तब जो समतल का समीकरण बनेगा वो a.0 प्लस b.b और प्लस c.0 प्लस b इक्वल्स टू 0, और इसका यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं कैपिटल B का, तो वो आएगा -b/b। और इसी प्रकार पॉइंट R भी इसी समतल पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक भी समतल के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, तब उसकी स्थिति बनेगी a.0 प्लस b.0 प्लस c.c और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और तब जो वैल्यू ऑफ b आप c पता करोगे वो -d/c आएगा। ओके, अब समतल के समीकरण में a, b और c, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं, तो हमारे पास क्या आता है जरा देखिए। यहाँ पर a की जगह लिखूंगा -d/a, b की जगह -d/b और c की जगह -d/c लिखूंगा, तो ये आया -d/a इंटू x माइनस d/b इंटू y माइनस d/c इंटू z और प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां सब में से एक तो d कॉमन आ सकता है, चारों पदों से d कॉमन आ सकता है, एक इन सब पदों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो d और माइनस कॉमन लेंगे तो -d बाहर आ गया, अंदर बचा x/a प्लस y/b प्लस z/c और -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर -d 0 के भाग में जाएगा तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तब हमारे पास इसका अभिष्ट समीकरण प्राप्त होता है। इसका अभिष्ट समीकरण, जब कोई समतल तीनों अक्षों के ऊपर क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c लंबाई के अंतःखंड काटता है, तो उस समतल का जो समीकरण है वो होता है x अपॉन, तो वापस देख लीजिए एक बार, यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा था पहले, तो जब कोई समतल तीनों अक्षों पर क्रमशः a, b और c लंबाई के अंतःखंड काटता है, तो उस समतल का समीकरण होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल 1, जहां पर a, b और c उस समतल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई को निरूपित करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये, और ये हो गया हमारे पास समतल का अंतःखंड रूप। देख लीजिए यहां पर आराम से। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हम पहले दूसरे समीकरण को पढ़े, इससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको अंतःखंड रूप के बारे में और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल 12, 2z इज इक्वल 12। ये हमारे पास एक समतल का समीकरण दिया है। इस प्रकार जब समतल का समीकरण मिले तो उसे अंतःखंड रूप में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, हाउ वी कैन चेंज इट इन द इंटरसेक्ट फॉर्म। तो इंटरसेक्ट फॉर्म में हम कैसे इसे इंटरसेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो देखिए। तो इसका इंटरसेक्ट फॉर्म हम बनाएंगे, वो रहेगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू पड़ी है
उसको आप पहले तो राइट पार्ट में ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए और वहां जाकर वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, प्लस की रहनी चाहिए। उसके लिए आपको बाकी सबके साइन चेंज करने पड़े तो भी आपको करना होगा, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू राइट पार्ट में रहेगी इक्वेशन में और वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट थीम है कांस्टेंट वैल्यू राइट पार्ट में रहनी चाहिए और पॉजिटिव रहनी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड देखिए कि जो राइट पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, पूरे समीकरण को राइट पार्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू आई है उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करता हूं मैं यहाँ पर 3x बाई, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, और डिवाइड बाई 12 माइनस 4y बाई 12 प्लस 2z बाई 12 इज इक्वल 1 होगा। इसे कैंसिल करेंगे हम तो x बाई 4 माइनस y बाई 3 और प्लस z बाई 6 इज इक्वल 1। देखिए जरा यहां पर फिर से इसको देखिए, यहां माइनस नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के फॉर्मेशन में कहीं भी माइनस नहीं है, तो आप x y और z के बिटवीन जो साइन है जितने भी वो पॉजिटिव रहने चाहिए। यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल में 1 है उसका भी साइन पॉजिटिव रहना चाहिए। तो नेगेटिव कौन हो सकता है? द इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है? यहाँ इसलिए लिखा जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई माइनस 3, ओके, और प्लस z बाई 6 इज इक्वल 1। ये इसका अंतःखंड रूप आ गया, जहां उस समतल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई क्रमशः 4, -3 और 6 है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर अंतःखंड को रेखाखंड भी माइनस में होता है क्या? ये माइनस उसका निर्देशांक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ 3D पढ़ रहे हैं तो OX इधर प्लस में है, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव OX डेश नेगेटिव पार्ट भी तो होगा। OY पॉजिटिव है तो इधर OY डैश नेगेटिव भी होगा। यहाँ OZ ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे OZ डैश नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ पर वो निर्देशांक को निरूपित कर रही है, न कि यहाँ पर लंबाई को निरूपित तो कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तीनों अक्षों पे काटे गए अंतःखंड 4, -3 और 6 हो जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं इसकी। हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी भी हम बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि तीनों अक्षों पर 3 बिंदु हैं A, B और C। तीनों अक्षों पर 3 बिंदु हैं A, B और C, और वो त्रिभुज बना रहे हैं। इसको A नाम दिया तो ये A, 0, 0 होगा। ये B नाम दे रखा है तो 0, B और 0 होगा। इसे C नाम दे रखा है 0, 0, C होगा। और इस त्रिभुज ABC का केंद्रक हमें दे रखा है P, Q, R। इतनी बात आपको समझ में आ गई? P, Q, R। मैं यहां पर इसको लिखता हूं कि तीनों अक्षों पर बिंदु A तो स्मॉल a, 0, 0, और B की बात करें तो 0, B, 0, और C की बात करें तो 0, 0, C है। और कारण क्यों है ये? क्योंकि जो समतल का समीकरण है, तो यहां रीजन ये रहेगा कि समतल का जो समीकरण होता है, यहां पर लिख दूं मैं कि अंतःखंड रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म में समतल का जो समीकरण होता है स्टूडेंट्स, वो रहता है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1। अब यहां पर देखिए कि पॉइंट A है वो स्मॉल a 0, 0 और 0, B 0 और 0, 0 C है। हमारे अनुसार त्रिभुज ABC का केंद्र क्या होना चाहिए? तो वो होगा, आप कहेंगे कि
त्रिभुज ABC का केंद्रक, ठीक है, और वो रहेगा हमारे पास में a/3, क्योंकि केंद्रक का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3/3, यानी तीनों बिंदुओं, तीनों शीर्षों के जो पहले x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका योग बटे 3 कोमा उसके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका योग बटा 3 और z कोऑर्डिनेट्स हैं उनका योग बटा 3, ये केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। आगे बात करते हैं, तो यहां आएगा b/3 और यहां c/3। अब सवाल के अनुसार केंद्रक जो है वो है P, Q, R। तब सवाल के अनुसार केंद्रक और हमारे अनुसार लिया गया केंद्रक के निर्देशांक समान होने चाहिए, तभी सवाल सही है। तो हम लिखेंगे कि a/3 इज इक्वल Q, तो यहां पर a का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 3P। फिर दूसरा b/3 इज इक्वल, सॉरी यहां पर फर्स्ट में p था, p तो यहां पर p आ गया, इज इक्वल Q, तो b इज इक्वल 3Q हो गया, एंड c/3 इज इक्वल R है, तो c इज इक्वल 3R हो गया। ये आगे स्टूडेंट्स a, b और c के मान, यानी अंतःखंडों की लंबाई आ गई। अंतःखंड हमारे पास में a, b और c। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू 3p, यहाँ 3q, यहाँ 3r, तीनों में से 3 कॉमन आएगा, वो यहां चला जाएगा। तब आप लिखेंगे, यहां पर 2 स्टेप लिखता हूं मैं, अतः है x/3p प्लस y/3q प्लस z/3r इज इक्वल 1। तब क्या होगा, एक्चुअल में बनेगा x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल 3। ये हो जाएगा उस अभिष्ट समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण। इसके आगे देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार है, इसको जरा देख ले बोर्ड पे। वो कह रहा है कि एक समतल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई का व्युत्क्रम का योगफल एक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमने मान लिया कि माना एक समतल तीनों अक्षों पर A, B तथा C लंबाई के अंतःखंड काटता है। एक समतल ABC लंबाई के अंतःखंड काटता, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार सवाल कह रहा है कि तीनों अंतःखंडों के व्युत्क्रम का योगफल एक स्थिरांक है। तो हम यहां लिखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हम इसे ले लें कि 1/k ले लिया मैंने, कांस्टेंट हो गया। इस k को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, ये 1/k एक स्थिरांक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है।
ठीक है सर। ये के इसके ऊपर आएगा तो के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी इज इक्वल 1 हो गया। तो ये भी क्या है, एक अननोन वेरिएबल के में एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है, और उस समतल का जो समीकरण है उसके एक्स वाई जेड के जो वैल्यू है वो सेम है, अर्थात यह समतल एक स्थिर बिंदु से होकर गुजरता है। जब एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो वैल्यूज हैं वो सेम हो जाती है, तब हम कहेंगे वह समतल एक स्थिर बिंदु या नियत बिंदु से होकर गुजरता है। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब होगा समतल का समीकरण, पर कब? जब हमें यह दिया जाए कि समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है और उस समतल पर उसी दूरी के अनुदिश एक इकाई लंबवत सदिश आपको दिया जाए। सुन लीजिए कब ये समीकरण ज्ञात होगा, कि जब आपको समतल की मूल बिंदु से दूरी मालूम हो और साथ ही साथ उस दूरी के अनुदिश लंबवत इकाई सदिश मालूम हो, तब इस समतल का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मैं यहां आपको डिनोट करने की कोशिश करता हूं। ABC एक समतल है, O मूल बिंदु है, और देखिए इसको आप ऐसे भी ऑब्जर्व कीजिए कि हम हमारे रूम के एक कॉर्नर में एक ट्रायंगल शेप का हार्डबोर्ड प्लाई रख दें, तो वह प्लाई हमारे रूम के जिस कॉर्नर में रखा गया है उस कोने को टच नहीं करेगा, उस कॉर्नर से कुछ दूरी पे स्थित रहेगा। तो उस कॉर्नर से उस प्लाई बोर्ड की लंबवत जो दूरी है वो उस बिंदु से उस समतल की दूरी कहलाती है। इसको मैं यदि यहां डिनोट करना चाहूं तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक ON उस समतल की मूल बिंदु से दूरी है, जिसे मैं P द्वारा लिख सकता हूं। समझ में आ गई? इस पर मैं एक अन्य बिंदु की कल्पना करता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर, इसे m नाम दे दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r से ले लेता हूं मैं। ये n बिंदु भी समतल पर है और m बिंदु भी समतल पर है। m n समतल पर स्थित दो बिंदु हैं। O n है वो समतल की मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करता है, और उस बिंदु m जो कि समतल पर स्थित है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r से मैंने यहां डिनोट किया है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हो। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि ON बराबर P क्या है, समतल की मूल बिंदु से दूरी है। ओके, समतल की मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। ओके, फिर आगे देखिए, मैंने कहा कि जो दूरी दी जाए उसकी दिशा में एक लंबवत मात्रक यानी इकाई मींस यूनिट वेक्टर भी आपको गिवन होना चाहिए। तो यहां हम बात करते हैं कि n के ON की दिशा में एक लंबवत
सदिश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मान लो O है, यहां N है, ये ON इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित करता है। लंबाई ON है, वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित कर रही है। यदि कोई सदिश, इकाई सदिश जिसे n कैप कहते हैं, एक इकाई सदिश जिसे मैं n कैप कहता हूं, यदि उसकी दिशा भी ON की दिशा में है तो मैं इस दूरी को यदि n कैप से डॉट करवा दूं तो ये ON सदिश के बराबर हो जाती है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उस दिशा में जाने वाले इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं तो वह उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को निरूपित करता है। समझ में आ गई? तो यहां क्या आया कि ON जो है वो ON सदिश किसके बराबर है कि दूरी ON डॉट N। तो यहां पर ON को हमने किससे लिखा है? P से। P डॉट N के बराबर ON सदिश को निरूपित करते हैं। यदि ON सदिश को मात्रक सदिश में बदलना है, इकाई सदिश में बदलना है, तो ON कैप जो बनेगा वो N कैप के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये मैं रॉ मटेरियल, कच्चा सामान तैयार कर रहा हूं इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए। तो पहला ये काम समझ में आ गया कि दूरी कौन है? ON, और इसकी दिशा में मात्रक सदिश कौन है? N कैप, और सदिश ON किसके बराबर होगा? वो होगा P डॉट N कैप के। यदि ON को मात्रक सदिश लिखना है तो किससे लिखेंगे? N कैप से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आप जरा वहां देखिए, समतल पर एक अन्य बिंदु की हमने कल्पना की है। ठीक है, समतल पर एक अन्य बिंदु है और वो है कौन? M का स्थिति सदिश जो होगा वो कहलाएगा OM वेक्टर इज इक्वल वेक्टर R। अब हम कहेंगे कि चूंकि ON सदिश प्लस NM सदिश बराबर OM सदिश होता है, त्रिभुज के योग नियम से। देखो U लंब डाला है तो इसकी दिशा U जाएगी, 100% है, और ये जो सदिश है इसकी दिशा U जाएगी तो इसकी दिशा आएगी NM। आ रही बात समझ में? यहाँ ट्रायंगल बनाता हूं आपको कि ये समतल से क्या है? लंब हो गया, और ये दो बिंदु हैं जो इसके ऊपर स्थित है। ये यहां पर N है, यहां पर M है, यहां पर O है। ओके, अब ये लंबवत है इसका, ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ये दिशा इधर जाएगी, ये दिशा इधर, क्योंकि ON और OM के तो पोजीशन वेक्टर हमने लिए हैं। तो यहां पर क्या होगा कि OM की N की दिशा और OM की दिशा, तो इसकी दिशा होगी ऐसे, ये डायरेक्शन होगा। देखना इधर मैं यहां लगा देता हूं, ये लो, ये डायरेक्शन है। तो ट्रायंगल रूल से हम देखें तो ON प्लस NM बराबर OM होना चाहिए। तो ये लिखा मैंने ON प्लस MN बराबर OM होना चाहिए। इसको हमने लिखा है P डॉट N कैप, और प्लस इसका हमें अभी तक मालूम नहीं है और इसको हमने वेक्टर R से लिखा। यदि हम NM वेक्टर पता करेंगे तो वेक्टर R माइनस P डॉट N कैप हो जाएगा। अब यहां हम देखें तो ये जो NM जो सदिश है, NM सदिश है, इस ON के ऊपर क्या है बताओ? लंब है, 90 डिग्री बन रहा है। जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल यानी ON डॉट NM का मान जो है वो 0 आना चाहिए। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल, उनका अदिश गुणनफल का मान 0 होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ON किसके बराबर है। ON हमने निकाल रखा है, इसके बराबर है, ये पढ़ा है।
बट इसको अपन इकाई लंबवत सदिश में लेते हैं तो वो n कैप के बराबर ही रहेगा। और एन एम हमने ज्ञात कर रखा है, एन एम का वैल्यू है वेक्टर r माइनस पी डॉट एन के। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि एन एम वेक्टर और डॉट कौन एन केप लंबवत सदिश, तो एन के बोला है मैंने ओ एन को दूरी बोला है। देखिए ओ एन मूल बिंदु से दूरी है, जबकि एन केप ओ एन की दिशा में लंबवत सदिश है। तो लंबवत सदिश किसको बोला है मैंने, एन केप को। तो यहां इंटू में एन केप लिखूंगा मैं, जो कि ओ एन की दिशा में कौन है, एन केप। तो यहां आ गया और बराबर आना चाहिए 0। यहां आया वेक्टर आर माइनस पी डॉट एन केप डॉट एन केप अगेन इक्वल 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एन केप इस आर से डॉट होगा। एन केप जब इस एन केप से डॉट होगा तो इकाई सदिश का स्वयं से जो गुणनफल होता है, डॉट गुणनफल, उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया और यहां पर वैल्यू बनेगी p। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, मैं थोड़ा यहां जगह निकालता हूं, देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा वेक्टर r डॉट एन केप माइनस p इज इक्वल टू, इसके पहले आप चाहो जानना तो वेक्टर r डॉट एन केप और माइनस, ये प्लस नहीं, यहां पर एक लाइन बोर्ड में है, ये माइनस ही, ओके, माइनस p और अब इसके साथ था डॉट एन केप इंटू एन केप, डॉट एन केप इक्वल 0, ये वैल्यू बन रही थी। एन केप इंटू एन केप का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहां से p बचेगा और यही इक्वेशन बन जाएगा वेक्टर r डॉट एन केप इज इक्वल p। जहां पर p क्या था, वापस से आपको याद दिलाता हूं, जहां p क्या था, p था मूल बिंदु से समतल की दूरी। तो p मूल बिंदु से समतल की दूरी तभी होता है जब ये सदिश r के बगल वाला सदिश क्या होता है, एक मात्रक सदिश होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, एक इकाई सदिश बनता है। तभी इस बराबर में पड़ी वैल्यू को हम मूल बिंदु से दूरी कहेंगे। यदि ये सदिश है, केवल इकाई सदिश नहीं है, मात्रक सदिश नहीं है, ये वाला, ये r के डॉट वाला सदिश यदि मात्रक सदिश नहीं है तो बराबर में पड़ी वैल्यू को हम मूल बिंदु से लंबवत दूरी नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।